हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जॉन मिल्टन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली ये बात उनके लिए है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे मत जंप करिए कि इसमें क्वेश्चन आंसर्स है या नहीं। देखिए, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको राइटर्स पोएट्स के बारे में पता नहीं होगा, उनके स्टाइल के बारे में नहीं पता होगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में अगर नहीं पता होगा, तो आप उनके वर्क का एनालिसिस नहीं कर सकते। आप उनके कोई भी पोम को पढ़ेंगे या फिर कोई भी वर्क को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये ऐसे क्यों लिखा गया है, ये कौन थे, फिर यही सब चीज़ों में हम कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं। तो बेटर ये है कि इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसे समझो कि जॉन मिल्टन कैसे थे, वो किस बैकग्राउंड से थे, उनका क्या वर्क था, इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या था, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, तब जाके आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो ये कंटेंट आपको MEG1 ब्रिटिश पोइट्री यूनिट 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे यूनिट्स इस वीडियो में कवर हैं। तो अगर आपने मिल्टन को पहले पढ़ा है, उनके वर्क को पढ़ा है, तो आपको पता होगा उन्होंने एक फेमस और बहुत ही लॉन्ग पोम को लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो इस पोम से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम पूरा इसको स्टोरी की तरह समझते हैं। आप इमेजिन करो एक आदमी को जिसका ड्रीम था एक बहुत बड़ा पोएट बनने का, ग्रेट पोएट बनने का, लेकिन अचानक से ये जहाँ रह रहे थे वहाँ पर सिविल वॉर चालू हो गया और इन्होंने उस वॉर को ज्वाइन किया, लेकिन स्वर्ड लेके नहीं, तलवार लेके नहीं, कोई हथियार लेके नहीं, पेन के साथ। इन्होंने अपने राइटिंग से अपने दुश्मनों पर वार किया। आप में से कई लोग सिर्फ इनको ऐसा जानते होंगे कि ये एक पोएट है जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है, लेकिन नहीं, ये वो आदमी है जो डिवोर्स के राइट के लिए लड़ा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ा, और यहाँ तक कि किंग चार्ल्स वन को मारने में हेल्प किया। और ये इतना ज़्यादा पढ़ते थे, इतना ज़्यादा लिखते थे कि उसके चलते इन्होंने अपने आई साइट को खो दिया, मतलब इनको दिखना बंद हो गया। इनका फिर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। इनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। और जब ये अपने लाइफ के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे थे, जब ये अंधे हो चुके थे, एकदम टूट चुके थे, उस वक्त इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट एपिक को क्रिएट किया, द पैराडाइज लॉस्ट। ध्यान रखें, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट एपिक पैराडाइज लॉस्ट। वैसे तो वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट एपिक है वो है महाभारत। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग ऑन द जर्नी थ्रू द इनक्रेडिबल लाइफ एंड वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. We will see how his dangerous political life, his deep religious faith, and his personal tragedies all came together to create epic poetry. We will explore his beautiful early poems and understand why he is called the last great Renaissance poet. देखिए, ये सब important point है जो competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं. So let's step back into the 17th century and meet the man behind the masterpiece. So friends, to understand Milton, first we need to understand the world he was born into in 1608. So this period is called the late Renaissance. इस period को क्या कहा जाता है? Late Renaissance. Think of it as a time when people were waking up to new ideas. After a long sleep, 4 big things were happening. 4 बड़े इवेंट्स चल रहे थे इस वक्त. फर्स्ट था रिटर्न ऑफ ओल्ड नॉलेज. जो पुराने बुक्स थे वो रीडिस्कवर्ड हुए थे. पीपल रीडिस्कवर्ड द बुक्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम. दिस न्यू लर्निंग कॉल्ड ह्यूमैनिज्म, which made people more interested in human life on earth. They started celebrating human potential and the power. मतलब ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग समझने लगे कि हम लोग एज अ ह्यूमन बॉर्न हुए तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एकदम सेंटर पे हैं. देन अनदर इवेंट वाज द ग्रेट चर्च स्प्लिट. ये था रिफॉर्मेशन. पीपल लाइक मार्टिन लूथर स्टार्टेड चैलेंजिंग द पावरफुल कैथोलिक चर्च. जो चर्च के बड़े बड़े लोग थे उनको ये चैलेंज कर रहे थे और लोगों को ये समझा रहे थे कि तुम्हें किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है भगवान से बात करने के लिए. यू डोंट नीड अ प्रीस्ट टू टॉक टू गॉड. In fact, you can do it yourself by reading the Bible. अगर हम खुद बाइबल पढ़ेंगे तो हमें
हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा, हमें किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिलीजन एंड कॉज्ड मैनी वॉर्स अक्रॉस द यूरोप. सो इट वॉज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ गॉड. एंड द थर्ड इवेंट वॉज अ शॉकिंग न्यू साइंस, न्यू कॉस्मोलॉजी. तो इसको समझने के लिए आपको पहला पॉइंट याद रखना है. सो साइंटिस्ट नेम कॉपरनिकस सेड, वेट, the earth is not the center of the universe. In fact, the sun is. Then another great scientist named Galileo proved it. Copernicus ने कहा कि जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है, यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, और इस चीज को गैलीलियो ने प्रूव कर दिया. So this was a huge shock. It made people question everything they had been taught by the church. अब लोग क्यों शॉक थे? चर्च ने इनको क्या बताया था कि जो ह्यूमन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन अर्थ पे रहते हैं और अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है. अब कॉपरनिकस ने क्या बोला कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, और इस बात को गैलीलियो ने प्रूव कर दिया. तो अब सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो साइंस है, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है. तो ये ऑब्वियस हमको अब लग रहा है. उस वक्त जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, तो वो जो भी कुछ बोलते थे ये लोग एकदम पत्थर की लकीर समझते थे. तो उस वक्त जब गैलीलियो ने ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, इनफैक्ट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस सब्जेक्ट पर. देन फोर्थ इवेंट इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, मीन्स इम्पीरियलिज्म. यूरोपियन शिप्स वर डिस्कवरिंग न्यू कॉन्टिनेंट्स लाइक अमेरिका, and this made countries very rich and opened everyone's imagination to new peoples and places. Now imagine a young man growing up in this world filled with these exciting and conflicting ideas. And that young man was John Milton. ये कौन था? जॉन मिल्टन, जो ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा था. So his poetry would become a mixing pot. ठीक है, इनका जो पोइट्री है वो क्या है? एक तरीके का मिक्सिंग पॉट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, वैसा है. सो द मिक्सिंग पॉट वेयर ऑल दीज आइडियाज लाइक ओल्ड लर्निंग, न्यू रिलीजन, साइंस, फ्रीडम एक साथ जो है वो मिक्स हो रहा है जॉन डन के पोइट्री में. मिल्टन वॉज बोर्न into a comfortable family. His father was very successful businessman, and from very young age Milton was brilliant student. He learned Latin, Greek, Hebrew and several modern languages. He was so dedicated to reading that people later said it probably caused his blindness. इतना ज़्यादा पढ़ते थे और उसी के वजह से इनको blindness हुआ. He went to Cambridge University where he decided his life's mission was to become a ग्रेट एपिक पोएट. जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये बहुत बड़े पोएट बनेंगे. ही वॉज वेरी सीरियस एंड गुड लुकिंग, और इस वजह से इनके फ्रेंड्स ने इन्हें निक नेम दिया था द लेडी. नाउ लेट्स लुक एट टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस अर्ली पोम्स विच वर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये दोनों अलग अलग पोम था, लेकिन ऐसे लगता है कि एक ही एस्पेक्ट का दो साइड हो, एक ही कॉइन का दो साइड हो. So the first poem is El Allegro. If you will translate this in English, then it will be The Happy Man. So what this poem is about? It is about a celebration of joy and an active life. मतलब ऐसे पर्सन के बारे में है जो बहुत ही चीयरफुल हो और जो कंट्री साइड में भी, मतलब कि गांव के जैसे एरिया में भी रह के बहुत ज़्यादा खुश है, वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें रह के खुश है. और जब रात होती है तो यही पर्सन जो है वो सिटी में जाता है, वहाँ का पार्टी एंजॉय करता है, म्यूज़िक एंजॉय करता है, लोगों के साथ हंसना बोलना, उस चीज़ को एंजॉय करता है. तो इस पोम का मैं कहने का मतलब ये है कि जो खुश इंसान है, मतलब जो हैप्पी है, जो चीयरफुल है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में खुश ही रहेगा. देन सेकेंड पोम इज पेंसरोसो, मीन्स द थॉटफुल मैन, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस थिंकिंग वाला इंसान है, उसके बारे में है. So this is a companion poem. It celebrates a life of a quiet thought, study and melancholy, means जो उदास हो. So it follows a thoughtful person who prefers walking in the moonlight wood, reading alone in the quiet tower and thinking about philosophy and big questions. The language used in this poem is very calm, serious and peaceful. तो एक poem है एक cheerful person के बारे में और दूसरा है एक thoughtful person के बारे में. So which one did Milton prefer? Most critics believe he leaned towards the thoughtful, studious life of Penseroso. तो क्रिटिक को क्या लगता है कि पेंसेरोसो को
मिल्टन ज़्यादा प्रिफर करते हैं। इनफैक्ट उसके जो थॉट्स है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिकॉज मिल्टन बिलीव दैट टू राइट द ग्रेटेस्ट पोएट्री, एक अच्छा पोएट्री लिखने के लिए अ पोएट नीडेड अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, स्टडी एंड डीप थॉट अवे फ्रॉम टू मच फन एंड पार्टिंग। उनको लगता है अगर हमको सच में एक अच्छा पोएट बनना है या फिर हमें कुछ भी चीज़ को हासिल करना है, कामयाब बनना है, तो हमें अपने लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई भी कर लो, पार्टी में भी चले जाओ, डांस भी करो, ऐसा नहीं है। हमको उसके लिए पूरे तरीके से डेडिकेट होना पड़ेगा। देन हिज अनदर अर्ली पोम वॉज ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। दिस वॉज हिज क्रिसमस पोम रिटन व्हेन ही वॉज जस्ट 21. It is like a practice run for his big epic later. It has the same grand style and that the Christian story is more powerful and true than all the old Greek and Roman god. Then in 1637 he wrote Lycidas, very important poem. This poem is written for his friend Edward King. So Milton composed Lycidas as a pastoral elegy. Elegy मतलब क्या होता है कि कोई सैड पोम या फिर सैड सॉन्ग। तो पेस्टरल मतलब कि विलेज के एरिया को, मतलब कंट्री साइड के व्यूज़ को यूज़ करते हुए एक सैड पोम इन्होंने लिखा इन मेमोरी ऑफ हिज कैम्ब्रिज कंटेम्प्रेरी एडवर्ड किंग हुज लाइफ वॉज ट्रेजिकली कट शॉर्ट इन अ शिपरैक। तो फ्रेंड्स, ये एक सैड पोम है जो मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा था। ये भी एक पोएट थे और ये कहीं जा रहे थे तो शिप इनका डूब गया था, उस वजह से ये मर गए थे। तो इस दुख में इन्होंने पोम लिखा था। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो पोम है ये उनका खुद का फियर था, खुद का क्वेश्चन था कि अगर लाइफ इतनी अनसर्टेन है तो इतना मेहनत करके अगर मैं पोएट भी बनता हूँ तो उसका क्या यूज़ है। नाउ जस्ट एज मिल्टन्स पोएटिक करियर वॉज स्टार्टिंग, अब मिल्टन का जो पोएटिक करियर है वो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, अब कुछ बड़ा होता है। His country exploded into civil war. The King Charles I was fighting with Parliament for power, and Milton was supporting Parliament. And the group of people who was supporting Parliament were called as parliamentarians. तो अब यहाँ पे उनका पोएटिक करियर बस स्टार्ट ही हो रहा था, कुछ पोम्स उन्होंने लिखा और उनका करियर स्टार्ट ही हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर चालू हो गया। किसके बीच में? किंग चार्ल्स I और पार्लियामेंट के बीच में। और यहाँ पर मिल्टन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। मिल्टन मेड अ ह्यूज डिसीजन। ही पुट हिज पोइट्री ड्रीम्स ऑन होल्ड फॉर नियरली 20 ईयर्स। 20 साल तक उन्होंने अपने इस ड्रीम को होल्ड पे रखा टू फाइट फॉर हिज बिलीव विथ हिज पेन। He became a powerful writer of political pamphlets. His ideas were radical and shocking for his time. उस वक्त के लिए इनकी जो भी आइडियाज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहते थे, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ही डिफेंडेड डिवोर्स, डिवोर्स के लिए इन्होंने डिफेंड किया। मिल्टन हैड अ टेरिबल मैरिज। हिज वाइफ मैरी पॉल वॉज मच यंगर एंड दे वर वेरी अनहैप्पी। शी लेफ्ट हिम आफ्टर just 6 weeks, and this personal pain led to him to write that people should be allowed to divorce if they are incompatible, and this was huge scandal. Then he also fought for free speech, means freedom of speech. His most famous pamphlet Areopagitica was a powerful argument against censorship. He told the government, you cannot license books before they are published. Let all ideas be published and let truth win in a free and open debate. तो जो प्रेस होता था उस वक्त, उस पर कंट्रोल किया जाता था कि कोई भी चीज़ को प्रिंट ना करे ताकि जो है पब्लिक के सामने ट्रूथ ना आ सके। तो इसके अगेंस्ट मिल्टन खड़े हुए कि ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए, लोगों को इतना फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, और अगर कोई ट्रूथ लिख रहा है, कोई सच्चाई लिख रहा है तो वो पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। सो दिस वाज द क्लासिक टेक्स्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन ही ऑल्सो जस्टिफाइड किलिंग अ किंग। किंग को मारने के पीछे इनका भी हाथ था, इन्होंने भी हेल्प किया था, लेकिन इस चीज़ को ये जस्टिफाई कर रहे थे कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो अच्छा किया, पब्लिक के लिए किया। ही रोड टू डिफेंड दिस एक्ट। ही सेड द पीपल हैड द राइट टू रिमूव अ टायरेंट, मतलब जो क्रूएल किंग होते हैं ना, जो मतलब लोगों को मारते हैं, लोगों को परेशान करते हैं अपनी प्रजा को, उसको टायरेंट बोलते हैं। तो जो टायरेंट किंग होता है उसको मारने का पब्लिक को पूरा हक है। तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल पैम्पलेट्स में क्या क्या यूज़ किया था, ये डिवोर्स को डिफेंड किया, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़े,
और किंग को जो इन्होंने मारा उस चीज को जस्टिफाई किए। तो ये जो सिविल वॉर का जो पीरियड था वो इनके लिए इजी नहीं था। दिस पीरियड वॉज नॉट इजी। हिज वाइफ डाइड। द स्ट्रेन ऑफ हिज वर्क along with his constant reading made him go completely blind by 1652। ठीक है, जो ये ना इस पीरियड में इतना ज़्यादा रीडिंग किया इन्होंने, कॉन्स्टेंटली रीड करते जा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही है, आर्टिकल्स आ रहे हैं या फिर अपने वर्क को, उस वजह से इनकी जो रोशनी थी आंखों की वो चली गई। एंड देन द बिगेस्ट ब्लो केम, द गवर्नमेंट ही सपोर्टेड फेल अपार्ट। ठीक है, जो पार्लियामेंट को इन्होंने सपोर्ट किया था वो हार गई आगे चल के, और जिस किंग को इन्होंने मारा था चार्ल्स वन को, उसी का बेटा चार्ल्स सेकेंड वो बन गया किंग। ओके, द मोनार्की वॉज रीस्टोर्ड एंड द न्यू किंग चार्ल्स टू वॉज द सन ऑफ किंग चार्ल्स वन टू whom मिल्टन हैड डिफेंडेड किलिंग। अब बेटा जो है वो किंग बन गया तो डेफिनेटली अपने फादर के मर्डर का रिवेंज तो वो लेगा ही। सो मिल्टन वॉज अरेस्टेड, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके सारे बुक को जला दिया गया, मतलब बहुत सारे बुक को जला दिया गया। अब उसके खुद की जान को भी खतरा था। ही वॉज अ ब्लाइंड फेल्ड पॉलिटिशियन नाउ। हिज लाइफ्स वर्क सीम्ड completely over. So this was his lowest point. He was blind, disgraced and in hiding. But Milton here did something amazing. He returned to the dream of his youth. He decided to write his epic poem. तो ये ज़्यादा टाइम तक जेल में नहीं थे, अराउंड 6 to 7 मंथ ये जेल में थे, और इनको जेल से बाहर आने में एंड्रयू मार्वल ने हेल्प किया था। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सिंस ही वॉज ब्लाइंड ही हैड टू कंपोज द लाइन्स इन हिज हेड एट नाइट। तो क्योंकि ये अंधे हो चुके थे तो अब ये लिख तो सकते नहीं थे, क्योंकि देख तो सकते नहीं थे, तो जो भी ये पोम में लाइन्स इनको लिखना था वो अपने बस वो दिमाग में लिखते थे। तो ये पूरा दिन ड्यूरिंग द डे ही वुड डिक्टेट देम टू हिज डॉटर्स हु रोट एवरीथिंग डाउन फॉर हिम। ठीक है, पूरी रात पोम के बारे में सोचते थे, अपने आइडियाज़ को अपने दिमाग में स्टोर कर रखते थे, और जब सुबह होती थी, जब उनकी बेटी उनसे मिलने आती थी, तो वो सारे लाइंस को वो डिक्टेट करते थे और वो लोग लिखते थे। और उसका रिजल्ट था द पैराडाइज लॉस्ट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1667। It is the story of Adam and Eve and how they lost the perfect Garden of Eden by disobeying God. But the poem is not only about this, it is much more. All ideas from his life are in this poem. Like his experience with rebellion is seen in Satan's rebellion against God. Then his belief in freedom and choice is central to the story of Adam and Eve. Then his writing on marriage and divorce shaped his beautiful and tragic description of Adam and Eve's relationship. His fight against tyranny is a major theme throughout. So friends, in this way, his own life of struggle, failure and loss gave him the deep wisdom needed to write about humanity's biggest struggles. We also see his personal pain in his famous sonnets about blindness. It is sonnet 19. The line is, "When I consider how my light is spent." So in this poem, he worries that his blindness has made his poetic talent useless. He feels he can no longer serve God, but by the end he finds peace. The voice tells him that God doesn't need man's work. The famous last line says, "They also serve who only stand and wait." तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान सिर्फ उनका हेल्प नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते जो दिन रात पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बल्कि उनकी भी मदद करते हैं जिनके पास पेशेंस है, जो एक्टिव ना होकर भी भगवान पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और पेशेंस के साथ अपने जो भी उनकी डिज़ायर्स है उसका वेट करते हैं। तो गॉड ऐसे लोगों का भी हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड दिस। तो अभी तक हमने क्या समझा, जो जॉन मिल्टन थे वो उनको क्या माना जाता है, लास्ट ग्रेट रिनाइसेंस पोएट, बिकॉज ही वॉज द फाइनल जाइंट हु कुड कंबाइन एवरीथिंग फ्रॉम दैट एज। वो एवरीथिंग क्या है, द लव ऑफ क्लासिकल लर्निंग, द पैशन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ एंड द न्यू स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ये सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन था इनकी पोइट्री में। हिज लाइफ टीचेस अस अ पावरफुल लेसन। Our biggest failure and deepest pains do not have to be the end of our story.
समटाइम्स दे आर द वेरी थिंग्स दैट प्रिपेयर अस टू क्रिएट आवर ग्रेटेस्ट वर्क। सोचो, मतलब इतना ज़्यादा ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ चुके थे। मतलब समझ लो, एक राइटर कैसे लिखेगा जब उसके पास आँख ही नहीं है, मतलब उसको देख ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी इनको करना था, इनको पैराडाइज लॉस्ट लिखना था, तो इन्होंने खुद ही रास्ता ढूंढ लिया। ही वॉज अ मैन हु बिलीव्ड इन फ्रीडम, fought for that he believed in, and most importantly, when he lost everything, he used the power of his mind to leave a gift for the entire world, and that is Paradise Lost. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से ये होगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई सबसे पहले मिलेगा, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोस बन रहे हैं उसके एक्सेस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।